नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी सोचा है वो सेब जो हम रोज देखते हैं उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं इसकी जड़ें एशिया माइनर से लेकर अपने पश्चिमी हिमालय तक फैली हैं। बिल्कुल और हिमाचल प्रदेश को तो यूं ही नहीं, भारत का सेब का कटोरा कहते होंगे। सही बात है। ये फल जितना आम लगता है, कृषि के लिहाज से उतना ही खास है। तो आज हम इसी सेब, यानी जिसका साइंटिफिक नाम है मैलिस डोमेस्टिका, और वो गुणसूत्र संख्या भी दी है 2n = 34। ये तो हो गई इसकी तकनीकी कुंडली। बिल्कुल। तो चलिए इसी कुंडली को खोलते हैं जरा। उत्पत्ति तो हमने बात की, एशिया माइनर से पश्चिमी हिमालय। फूल का रंग भी है सफेद से गुलाबी जी। और इसकी प्रकृति, स्रोत कहता है मुख्य रूप से शीतोष्ण, मतलब टेम्परेट फल, लेकिन साथ में ये भी लिखा है उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, ट्रॉपिकल टेम्परेट भी। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है? ठंडा या गर्म? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब है। देखिए, सेब को असल में अच्छी खासी ठंड चाहिए होती है। अच्छा। वो उसका शीतोष्ण स्वभाव है। लेकिन उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण ये बताता है कि इसकी कुछ किस्में ऐसी जगहों पर भी उग सकती हैं जो हैं तो गर्म इलाकों में, पर ऊंचाई पर हैं और ठंडी हैं। ओ, मतलब ट्रॉपिकल पहाड़ों पर। हाँ बिल्कुल, जहाँ साल भर कड़ाके की सर्दी शायद ना हो पर ठंडक रहती है। तो मूल स्वभाव ठंडा ही है, पर थोड़ी गुंजाइश है। समझ गया। और भारत की क्या स्थिति है इसमें? स्रोत कहता है हम 11वें नंबर पर हैं। हाँ, दुनिया में 11वें, और हिमाचल प्रदेश तो है ही भारत का सेब कटोरा। लेकिन ये उगाना आसान तो नहीं होगा। आपने कहा ठंड चाहिए इसे। स्रोत में चिलिंग रिक्वायरमेंट का जिक्र है। जी हाँ, ठंडक की जरूरत। 7.2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर 1000 घंटे। ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, ये काफी है। ये इतना जरूरी क्यों है? मान लीजिए ये ना मिले तो? देखिए, ये 1000 घंटे की ठंडक ना पेड़ के लिए एक तरह का आराम है, जैसे हमें नींद चाहिए। अच्छा। सर्दियों में ये ठंडा दौर पेड़ के अंदरूनी घड़ी को ठीक करता है, ताकि वसंत में सही टाइम पर कलियां और फूल आएं। ओह। अगर ये ठंडक पूरी ना हो तो पेड़ कंफ्यूज हो जाता है। फूल या तो देर से आएंगे या कम, या शायद आए ही नहीं। तो मतलब फसल पर सीधा असर? हाँ, फसल बहुत कम या होगी ही नहीं। इसीलिए तो सेब ठंडे पहाड़ी इलाकों में ही होता है ज्यादातर। तो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट ही तय करती है कि सेब कहाँ लगेगा कहाँ नहीं। अच्छा, और जो फूल आ गए तब भी तापमान मायने रखता है? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि परागण और फल लगने के लिए, मतलब पॉलिनेशन और फ्रूट सेटिंग के लिए 21.1 से 26.7 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। 21 से 27 डिग्री। हाँ, ये तापमान मधुमक्खियों जैसे परागण करने वाली कीटों के लिए भी सबसे अच्छा है। वो एक्टिव रहते हैं? हाँ। अच्छा, अगर ज्यादा ठंडा या गर्म हो तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, परागण कम होगा, फल कम बनेंगे। और हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि अप्रैल से अगस्त तक पानी बहुत चाहिए होता है। अप्रैल से अगस्त? जी, क्योंकि उस समय फल तेजी से बढ़ रहा होता है। पानी की कमी हुई तो सीधा असर। पानी और तापमान के अलावा एक और चीज है, बीज स्तरीकरण, सीड स्ट्रेटिफिकेशन। हाँ। 60 से 90 दिन 4 से 7 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या होता है बीजों के साथ? ये समझिए बीज को जगाने का तरीका है। जगाने का? हाँ, जैसे जंगल में सेब का बीज जमीन पर गिरता है, पूरी सर्दी की ठंड और नमी झेलता है, तब जाकर वसंत में उगता है। ठीक है। नर्सरी में हम यही करते हैं, बीजों को ठंडे नम माहौल में रखते हैं ताकि उनकी नींद टूटे और वो उगने को तैयार हों। अच्छा, तो इसके बिना बीज उगेगा ही नहीं? हाँ, या बहुत कम उगेंगे, या उगेंगे ही नहीं, बस पड़े रहेंगे। बाप रे, मतलब सेब उगाने में प्रकृति की कितनी नकल करनी पड़ती है। लेकिन सब ठीक होने पर भी मुश्किलें तो आती होंगी। हाँ, स्रोत में फलों के गिरने का जिक्र है। ये तो बड़ी चिंता की बात होगी किसानों के लिए। हाँ, ये आम समस्या है और इसके कारण भी अलग-अलग हैं। स्रोत 3 तरह के फल गिरने की बात करता है। 3 तरह के? जी, पहला है अगेती फल गिरना या अर्ली फ्रूट ड्रॉप। ये कब होता है? ये शुरुआत में ही हो जाता है। या तो फूल ठीक से परागित नहीं हुए, या फिर पेड़ पर इतने ज्यादा छोटे-छोटे फल लग गए कि पेड़ सबको खाना नहीं दे सकता। तो पेड़ खुद ही गिरा देता है कुछ को? हाँ, ये एक तरह से प्राकृतिक संतुलन है ताकि बाकी फल अच्छे बन सकें। अच्छा, और दूसरा जून ड्रॉप, ये नाम से लग रहा है जून में होता होगा। बिल्कुल, इस समय तक फल थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर पेड़ को पानी की कमी लगे, या पोषण कम मिले, या मौसम अचानक बहुत गर्म हो जाए, तो वो फिर गिरा देता है। हाँ, पेड़ एक तरह से अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ और फल गिरा देता है। और तीसरा वाला है तुड़ाई पूर्व फल गिरना, प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। ये तो सबसे खराब होता होगा, जब फसल तैयार होने वाली है और फल गिरने लगे। हाँ, ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है।
फल लगभग पक चुके होते हैं और डाली से गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं ये? इसके पीछे हार्मोन का खेल है। स्रोत बताता है कि फल और टहनी के बीच एक परत बनती है, एब्सिशन लेयर कहते हैं उसे। अच्छा, एब्सिशन लेयर। पकने के टाइम एक गैस जैसा हार्मोन बनता है, इथाइलिन। ये इस परत को कमजोर कर देता है। तो फल गिर जाता है? हाँ, जरा सी हवा लगी और फल नीचे। ये होता तो प्राकृतिक है, पर ज्यादा हो जाए तो नुकसान बहुत होता है। तो इन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं बागवान? क्या किस्मों में कोई हल है? स्रोत में एक किस्म लिबर्टी का नाम है जो कहती है सभी फंगल रोगों से प्रतिरोधी है। ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लिबर्टी जैसी रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करना विज्ञान की बहुत बड़ी मदद है किसानों के लिए। कैसे? फफूंदनाशक दवाएं कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो खर्चा बचता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। लेकिन क्या स्वाद वगैरह में फर्क पड़ता है? हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक गुण बहुत अच्छा होता है तो दूसरे में थोड़ा समझौता करना पड़ता है, पर स्रोत यहाँ मुख्य रूप से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही जोर दे रहा है। और ज्यादा उपज देने वाली किस्में भी हैं? हाँ, स्रोत स्कैनलेट गोला और रेड फुजी का नाम लेता है, जो ज्यादा पैदावार देती हैं। और भारत में सबसे मशहूर कौन सी है जो हम ज्यादातर देखते हैं? स्रोत के हिसाब से वो रेड डिलिशियस है। शायद उसका गहरा लाल रंग और नाम ही इतना जाना पहचाना है। हाँ, ये तो दिखता है बाजार में। लेकिन कश्मीर की खास किस्म है अम्बरी। अम्बरी? हाँ, कहते हैं ये बहुत लंबे समय तक रखी जा सकती है, इसकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। अच्छा। और कश्मीर की एक और किस्म का जिक्र है, राइमर। स्रोत में किस्मों को पकने के टाइम के हिसाब से भी बांटा है। अगेती, मध्य मौसम, पछेती, अर्ली, मिड, लेट। जी हाँ। कुछ खास नाम बता सकती हैं इनमें? पूरी लिस्ट नहीं, बस अंदाजे के लिए। हाँ, जैसे अगेती में टाइडमेंस अर्ली है, जो जल्दी तैयार हो जाती है। मध्य मौसम में तो बहुत है, यही रेड डिलिशियस, गोल्डन डिलिशियस वगैरह। अच्छा। और पछेती में ग्रैनी स्मिथ आती है, वो हरे वाली, खट्टी सी। हाँ हाँ, पता है। और राइमर और लाल अम्बरी भी पछेती है। ये अक्सर अच्छे से स्टोर की जा सकती है। ये विविधता अच्छी है, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ये तो है। और स्रोत में हाइब्रिड मतलब संकर किस्मों का भी जिक्र है, खासकर अम्बरी को लेकर। हाँ, अम्बरी पर आधारित कई संकर हैं। जैसे लाल अम्बरी, अम्बरेड, अम्बस्टाकिंग। लगता है आम्बरी की वो जो स्टोरेज वाली खूबी है उसे रेड डिलिशियस जैसे रंग और स्वाद के साथ मिलाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते रहते हैं, जैसे लाल अम्बरी, रेड डिलिशियस और एम्बरी का क्रॉस, या सुनहरी, एम्बरी और गोल्डन डिलिशियस का क्रॉस। तो ये कामयाब रहे? स्रोत बस इनका जिक्र करता है। कामयाबी तो इस पर निर्भर करती है कि किसान इन्हें कितना अपनाते हैं और बाजार में ये कितनी चलती हैं। ये कोशिशें बताती हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सही बात है। अच्छा, किस्मों के अलावा एक और शब्द है जिस पर स्रोत काफी जोर दे रहा है, रूट स्टॉक। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, है तो टेक्निकल, पर बहुत जरूरी चीज है। क्या होता है ये, आसान भाषा में? रूट स्टॉक को आप समझिए पेड़ की नींव। हाँ, ये पौधे का जड़ वाला हिस्सा है। अच्छा, जड़ वाला हिस्सा। हाँ, इसी के ऊपर हम अपनी पसंद की सेब की किस्म, जिसे सायॉन कहते हैं, उसकी कलम लगाते हैं। अरे, मतलब जड़ किसी और की और फल किसी और किस्म का। बिल्कुल। आप जो सेब खाते हैं वो तो सायन वाली किस्म का है, लेकिन वो पेड़ कितना बड़ा होगा, उसकी जड़ें कैसी होंगी, वो कैसी मिट्टी में चलेगा, कीड़े बीमारियों से कितना लड़ पाएगा, ये सब बहुत कुछ रूट स्टॉक तय करता है। कमाल है। तो स्रोत कहता है भारत में ज्यादातर सीडलिंग रूट स्टॉक यूज होता है, खासकर कैरब एप्पल यानी मैलुस बुकाटा का। जी, सीडलिंग मतलब बीज से उगाया गया रूट स्टॉक। मैलुस बुकाटा शायद यहाँ के माहौल में अच्छा चलता है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब क्लोनल रूट स्टॉक भी आ रहे हैं। हाँ, क्लोनल का चलन बढ़ रहा है। ये कलम या टिश्यू कल्चर से बनते हैं, तो सारे एक जैसे होते हैं और उनके गुण ज्यादा पक्के होते हैं। क्लोनल में भी कई तरह के हैं। स्रोत M9 का जिक्र कर रहा है जो बोना ड्वार्फ है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छा है। ये क्या होता है? बोना रूट स्टॉक पेड़ को छोटा रखता है। अच्छा, छोटा पेड़। हाँ, फायदा ये कि कम जगह में ज्यादा पेड़ लग जाते हैं। इसी को हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। हाँ। और छोटे पेड़ों पर दवाई डालना, फल तोड़ना सब आसान हो जाता है। तो M9 बोना है और एक M27 भी है, वो अति बोना है, अल्ट्रा ड्वार्फ। जी। M27 मतलब M9 से भी छोटा पेड़। ये M13 और M9 का क्रॉस है। वाह, मतलब पेड़ का साइज कंट्रोल कर सकते हैं रूट स्टॉक से। हाँ, और कुछ अर्ध बोने भी हैं जैसे M4, M7, MM106। स्रोत कहता है ये वुली एप्पल एफिड के प्रतिरोधी हैं। ये कोई कीड़ा है। हाँ, वुली एप्पल एफिड सेब के लिए बहुत नुकसानदायक कीड़ा है।
ये जड़ों पर हमला करता है। ओह, तो ऐसे रूट स्टॉक बनाना जो इस कीड़े से लड़ सके बहुत जरूरी है। MM106 और मर्टिन 793 जो तेज बढ़ने वाला विगरस रूट स्टॉक है, इसी में मदद करते हैं। तो रूट स्टॉक चुनते समय सिर्फ साइज नहीं, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देखनी पड़ती है। बिल्कुल, ये बहुत सोच समझकर चुनने वाली चीज है। अच्छा, अब खेती के तरीकों पर आएं तो स्रोत में एक मीडो ऑर्चर्डिंग का जिक्र है। इसमें 20,000 से 70,000 पौधे प्रति हेक्टेयर। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, बहुत ज्यादा सघन रोपण। 20,000 से 70,000? इसमें बहुत ही बौने रूट स्टॉक इस्तेमाल होते हैं और पेड़ों को बिल्कुल पास पास झाड़ियों की तरह लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी फसल मिले, शायद दूसरे तीसरे साल में ही, और बहुत ज्यादा पैदावार हो। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, पर इसकी देखभाल बहुत मुश्किल होती है। खास ध्यान, मशीनें चाहिए होती हैं और शायद पेड़ों की उम्र भी कम होती है। ये हर जगह के लिए नहीं है, पर कुछ खास हालात में फायदेमंद हो सकता है। ये तो सेब की खेती का बिल्कुल अलग ही नजारा है। पर आमतौर पर उसे साइडर कहते हैं, CIDER। अच्छा, साइडर? जी, दुनिया में कई जगह सेब से साइडर बनाना बहुत आम है। ये भी सेब को इस्तेमाल करने का एक तरीका है, फल या जूस के अलावा। तो हमने आज सेब के बारे में काफी कुछ जान लिया। हाँ, काफी बातें हुई। एशिया माइनर से हिमालय तक का सफर, भारत में 11वां स्थान, हिमाचल का रोल। और वो 1000 घंटे की ठंडक की जरूरत जो सबसे अहम है शायद। बिल्कुल। फिर परागण के लिए सही तापमान, पानी की जरूरत और बीजों को जगाने वाली वो स्तरीकरण प्रक्रिया। फलों की गिरने की चुनौतियां भी समझी, शुरुआती ड्रॉप, जून ड्रॉप और वो पकने से पहले वाला ड्रॉप। हाँ, और किस्में, रोग प्रतिरोधी लिबर्टी, मशहूर रेड डिलिशियस, कश्मीर की खास आम्बरी और अलग अलग टाइम पर पकने वाली किस्में। संकर किस्मों पर भी बात हुई, आम्बरी को बेहतर बनाने की कोशिशें। और रूट स्टॉक्स, कैसे वो पेड़ का साइज M9, M17 और सेहत वूली एफिड रेजिस्टेंस तय करते हैं। जी, और आखिर में वो मेडो ऑर्चर्डिंग और साइडर। सब मिलाकर लगता है कि सेब उगाना सिर्फ खेती नहीं, एक विज्ञान और कला दोनों है। प्रकृति को समझना भी है और तकनीक का इस्तेमाल भी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज की बात को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी जानकारी पर आधारित है। हाँ, जरूर। ये सोचने वाली बात है, भारत जैसे देश में जहाँ जमीन कम हो रही है और मौसम बदल रहा है, तो क्या मीडो ऑर्चर्डिंग जैसी बहुत सघन तकनीकें और एम्ब्री जैसी देसी किस्मों पर आधारित नई बेहतर हाइब्रिड किस्में, क्या ये सेब उत्पादन का भविष्य हो सकती हैं? और इसके साथ ही वो वूली एप्पल एफिड जैसे कीड़ों का क्या उनके प्रतिरोधी रूट स्टॉक्स का महत्व और बढ़ेगा, खासकर अगर हम टिकाऊ खेती की बात करें? जी, ये सोचने लायक सवाल है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। उम्मीद है सेब के बारे में ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए।